बिलिरुबिन ये क्या है? जो बच्चों में ज़्यादा होता है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उस वक्त ये बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को पैदाइशी यरकान होता है, जॉन्डिस होता है। तो आया ये बिलिरुबिन जो ज़्यादा होता है पैदाइश के वक्त, ये नॉर्मल होता है कि नहीं, ये किसी बीमारी की वजह से होता है? इस बिलिरुबिन की जो है ना, इसकी कितने किस्में हैं, ये किस तरह बनता है, इसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, और कौन कौन सी बीमारियों में ये बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अच्छा डियर व्यूवर्स, बात करते हैं बिलिरुबिन के ऊपर। बिलिरुबिन क्या है? देखिए, बिलिरुबिन जो है ना, ये एक ऑरेंज येलो कलर कंपाउंड है, ऑरेंज येलो कलर कंपाउंड है, जो ये बनता है जब भी हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है ना टूट जाते हैं, आरबीसीज की हेमोलिसिस होती है, रेड ब्लड सेल्स वो टूट जाते हैं, तो इसकी रप्चर होने की वजह से, इसकी टूटने की वजह से इससे एक कंपाउंड बनता है फाइनल स्टेज में, जिसको हम कहते हैं बिलिरुबिन। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि बिलिरुबिन ये हमारे रेड ब्लड सेल्स से बनता है। जब हमारे रेड ब्लड सेल्स, हमारे जो सुर्ख खुलिये होते हैं खून के अंदर, जब ये टूटते हैं तो इसी टूटने की वजह से ये बिलिरुबिन बनता है, जो एक नॉर्मल लिमिट में बनता है। अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसकी बनने का जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए ऑक्सीजन कैरी करता है, जब भी ये आरबीसीज जो है ना टूट जाते हैं, इसकी हेमोलिसिस होती है, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है, इसी से जो है ना बिलिरुबिन बनता है। तो आरबीसीज की हेमोलिसिस होने के बाद हीम बन जाता है। ये हीम जो है ना फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है बिलिवर्डिन में, ठीक है, और ये बिलिवर्डिन जो है ना बाद में कन्वर्ट हो जाता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में, जो बिलिरुबिन का एक खास किस्म है। ठीक है, ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है, ये हमारे ब्लड में अल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और ये फैट सॉल्युबल होता है। ठीक है, फैट सॉल्युबल, और यही बिलिरुबिन जो है ना, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। ठीक है, जब यही अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हुआ है, ये जाके लीवर को आता है, ठीक है, हमारे जिगर को आता है, हेपेटोसाइट्स के अंदर आता है, फिर हेपेटोसाइट्स के अंदर ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन में। ठीक है, जो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जब ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ अटैच हो जाए, ठीक है, ग्लूकोसिलाइड ट्रांसफरेज एंजाइम के ज़रिए, तो ये बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन में। अब ये जो बिलिरुबिन होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है और ये लेस टॉक्सिक होता है, मतलब ये इतना जहरीला नहीं होता, हमारे लिए इतना ख़तरनाक नहीं होता। ठीक है, फिर इसी तरह जो है ना, यही अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ना, ये पास होता है, ये फर्दर जाके बैक्टीरिया प्रोडियस एंजाइम्स के ज़रिए ये कन्वर्ट हो जाता है दो टाइप्स में। एक को हम कहते हैं स्टर्कोबिलिनोजन, जो ये हमारे स्टूल में पास होता है, ठीक है, बड़े बोल में ये आ जाता है, और दूसरा जो बिलिरुबिन होता है, जिसको हम कहते हैं यूरिबिलिनोजन, ये हमारे यूरिन में हमसे एक्सक्रीड होता है और बॉडी से निकलता है। ठीक है, ये नॉर्मल ये जो है ना, इसका मैकेनिज्म है बिलिरुबिन बनने का, जो एक ख़ास मकदार में ये बनता है। अब बिलिरुबिन की अगर हम टाइप्स के बारे में पढ़ें तो इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, जब हम टेस्ट करते हैं, बिलिरुबिन टेस्ट करते हैं, तो इसमें तीन चीज़ें हम मालूम करते हैं: टोटल बिलिरुबिन, ठीक है, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, क्योंकि इससे डॉक्टर को स्पेसिफिक कंडीशन का पता चलेगा, उसको एजम्पशन हो जाएगी कि इस पेशेंट के अंदर बिलिरुबिन ज़्यादा है, तो ये किस वजह से ज़्यादा हुआ है। टोटल बिलिरुबिन हमारे बॉडी के अंदर जो होता है, ये नॉर्मली लेस देन 1.2 मिलीग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, 1.2 मिलीग्राम पर डिसलीटर से नॉर्मल हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में होता है। जब ये ज़्यादा हो जाए तो जॉन्डिस कहलाता है। ठीक है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। इसके अलावा दूसरा किस्म जो है बिलिरुबिन का, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन, क्योंकि डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है ना, इसके साथ ग्लूकुरोनिक एसिड अटैच हुआ होता है और ये लीवर के अंदर जो है ना, इसकी कंजुगेशन होती है। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है, ये 0.3 mg पर डीएल से
कम होता है। ठीक है, इसका बढ़ने के जो है ना बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा थर्ड किस्म जो होता है बिलिरुबिन का, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है, या नॉन कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ये जो है ना अल्ब्यूमिन के साथ अटैच होता है और इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 0.2 से लेकर 0.8 mg/dl इसका नॉर्मल रेंज होता है। अब जो है ना हम टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो जब भी हम पेशेंट से ब्लड लेते हैं तो ब्लड से हम डायरेक्ट टोटल बिलिरुबिन टेस्ट भी करते हैं, टोटल बिलिरुबिन, ठीक है, और इसी से जो है ना जो किट्स आते हैं उसके अंदर जो है ना डायरेक्ट बिलिरुबिन का टेस्ट करने के लिए भी रिएजेंट्स अवेलेबल होते हैं। ये दो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो हम निकाल लेते हैं ये हम फार्मूले के थ्रू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला किस तरह है, हमने क्या करना है, टोटल बिलिरुबिन को हमने माइनस करना है किस चीज़ से, डायरेक्ट बिलिरुबिन से। जब हम टोटल बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वैल्यू होगी। तो ये फार्मूला है जो हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब कंडीशंस पढ़ते हैं, काजेस पढ़ते हैं कि कौन से कंडीशन में कौन सा बिलिरुबिन राइज होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं काजेस ऑफ हाई डायरेक्ट बिलिरुबिनीमिया। ठीक है, मतलब ये कि डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है ना कौन से कंडीशन में ये राइज हो सकता है। इसके दो काजेस हो सकते हैं, एक इंट्राहेपेटिक हो सकता है, मतलब लीवर के अंदर कोई मसला होगा, जिगर के अंदर कोई मसला होगा, या एक्स्ट्रा हेपेटिक, जिगर के बाहर, लीवर के बाहर कोई पैथोलॉजी होगी, कोई एबनॉर्मलिटी होगी जिसकी वजह से ये ज़्यादा होगा। पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस है, मतलब वायरस की वजह से लीवर के अंदर कोई सोजिश हुआ है, ठीक है, जैसा कि हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस। इसकी वजह से अगर लीवर जिगर के अंदर कोई सोजिश बन गई है तो इसकी वजह से जो है ना डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई बंदा अल्कोहल यूज़र है, शराब नोशी ज़्यादा करता है, तो शराब नोशी ज़्यादा करने की वजह से भी डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, जिसको हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी कह सकते हैं। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़, मतलब कुछ मेडिसिन ऐसे भी होते हैं जो हमारे जिगर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाई डोज में यूज़ करते हैं, या इसको जो है ना हम ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ करते हैं, तो इसी की वजह से भी ये डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ सकता है। इसके अलावा इस्कीमिक हेपेटाइटिस, अगर हमारे लीवर को ब्लड की सप्लाई रोक जाए या कम हो जाए जिसकी वजह से हेपेटोसाइट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो ऑक्सीजन डिफिशिएंसी की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से हेपेटोसाइट्स जो है ना वो मर जाते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है ना हेपेटिक, मतलब लीवर की वजह से भी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा हेपेटिक की अगर हम बात करें जिसकी वजह से ये डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, तो इसमें बिलियरी स्ट्रक्चर आता है। अगर हमारा बिलियरी ट्रैक्ट जो है ना, मतलब ये वो रास्ता होता है जिसके ज़रिए लीवर से बाइल आता है गॉल ब्लैडर को, तो अगर इसमें कोई तंगी बन गई है इसी बिलियरी डक्ट में, तो इसकी वजह से भी ये जॉन्डिस हो सकता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा हो सकता है। अगर जीबी कैंसर हो, हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्त के अंदर अगर कोई कैंसर हो, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा बिलियरी एट्रेसिया, अगर हमारे बिलियरी ट्रैक के अंदर वहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो, कोई ब्लॉकेज बना हुआ है, तो ब्लॉकेज बनने की वजह से भी ये डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कोलेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर के अंदर कोई सोजिश हो तो इसकी वजह से भी ये डायरेक्ट बिलिरुबिन राइज हो सकता है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिस की वजह से डायरेक्ट बिलिरुबिन या कंजुगेटेड बिलिरुबिन वो ज़्यादा हो जाता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा होता है मोस्ट केसेस में जब हेमोलिटिक एनीमिया होती है, ठीक है, मतलब ये कि जब भी हमारे रेड ब्लड सेल्स वो टूट जाते हैं, हमारे सुर्ख खुलिए वो मर जाते हैं, टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, जैसा कि
मलेरिया में हो सकता है, G6PD डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, सिकल सेल अनीमिया की वजह से हो सकता है। ये काजेज़ है जिसकी वजह से हमारे रेड सेल्स वो टूट जाते हैं और इसी टूटने की वजह से हीम ज़्यादा जनरेट होता है, तो ऑब्वियसली बिलिरुबिन भी ज़्यादा बनेगा, तो उसी की वजह से इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर स्किन के अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है, इंट्रावेस्कुलर ब्लीडिंग है, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा हो सकता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ब्लीडिंग इन लंग्स, अगर हमारे फेफड़ों के अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है लंग्स के अंदर, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा जेनेटिक कंडीशन, कुछ पैदाइशी बीमारियां भी होती हैं जिसमें बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा होता है। अब बच्चों में पैदाइशी जो बिलिरुबिन बढ़ता है, आया ये नॉर्मल होता है कि ये एबनॉर्मल होता है? तो देखिए, एक हद तक जो है ना, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उस वक्त जो है ना उसका बिलिरुबिन लेवल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसकी क्रिटिकल वैल्यू जो है ना वो 12 mg/dl है। अगर 12 mg/dl से बिलिरुबिन ज़्यादा आता है तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये बिलिरुबिन जाके ब्रेन में आ जाए, कर्नेक्चर हो जाए, जिसकी वजह से उस बच्चे की मेंटल एक्टिविटी या उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसको बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो कुछ हद तक जो है ना ये नॉर्मल है, बच्चों को पैदाइश के बाद थोड़ा बहुत यरकान हो सकता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा है तो आपको टाइम पर डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये बिलिरुबिन किस वजह से ज़्यादा हुआ है। तो डियर व्यूवर्स, ये शॉर्ट सा लेक्चर था बिलिरुबिन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो काइंडली इसको लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।